अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट मनाहिल रफ़ीक और आज हम बात करेंगे नेवी के हवाले से। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान की मैरीटाइम एक्सपो भी हुई, तो इस वक्त पाकिस्तान की कोस्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान की जो समुद्री सरहदें हैं वो कितनी महफूज हैं और किस तरह से उन्हें महफूज बनाया जा रहा है, वहाँ पर क्या क्या पोटेंशियल मौजूद है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर रिटायर्ड फैसल शबीर साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? Thank you very much for inviting in Sama podcast. I am good. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान भारत के, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट जब मई में जंग हुई थी उस वक्त भी कुछ ऐसे मामलात बने थे। पहलगाम अटैक हुआ था इंडिया में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो, और पाकिस्तान में भी यहाँ पर ट्रेन में बलूचिस्तान में अटैक हुआ, जिसके बाद मामलात उस तरफ चले गए कि जंग शुरू हो गई बिला आखिर। अब भी हमने देखा कि रिसेंटली भारत में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का एक मामला हुआ है और उसका जो इल्ज़ाम था वो फ़िलहाल पाकिस्तान पर नहीं आया, लेकिन मामलात कुछ उसी तरफ जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उधर भी यहाँ पर भी। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई जंग का ख़तरा होता है, हाउ आर वी प्रिपेयर्ड? We are always prepared. नेवी का अनलाइक आर्मी और एयरफोर्स में आपको बताऊं कि जब हम समुंदर में जाते हैं तो वी आर इन द कंडीशन ऑफ वॉर प्रिपेयर्डनेस, यानी उसमें हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम समुंदर में जाते हैं तो हम प्रिपेयर्ड ही होते हैं और हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी शॉर्ट नोटिस पे भी कोई एक्टिविटी करनी हो तो वी आर रेडी। पाकिस्तान की जो समुद्री सरहदें हैं जी, वो हर वक्त आप समझते हैं कि वो हर वक्त जो है वो तैयार हैं और महफूज हैं, उसी तरह से जैसे ज़मीनी सरहदें, क्योंकि जो आवाम होते हैं उन्हें ज़्यादातर ज़मीनी फ़ोर्स का पता होता है या उन्हें एयर फोर्स का पता होता है, उन्हें पता है कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, पर नेवी के बारे में इतना लोगों को अंदाज़ा नहीं है, उन्हें आइडिया नहीं है। हमारी कोस्ट लाइन जो है ना, अगर आप देखें तो ये सर क्रीक से शुरू होती है और ये जीवनी तक जाती है। इट्स अबाउट 1001 किलोमीटर्स स्ट्रेच जो हमारी कोस्ट लाइन है। okay. और उससे आगे आप देखें तो उससे आगे 12 नॉटिकल माइल का, तकरीबन नॉटिकल माइल आप कह लें, तकरीबन 20-21 किलोमीटर्स का वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, यानी वो उसी तरह ही है जैसे लैंड ट्रीट होता है। और उससे आगे फिर आ जाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट स्ट्रेचेज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। और उसमें यह है कि EEZ का मतलब है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि वहाँ पर से हमारा राइट है कि अगर वहाँ पर कोई एक्सप्लोरेशन करनी है, सी रिसोर्सेज निकालने हैं, तो पाकिस्तान सिर्फ उसके लिए वो हक रखता है। बिल्कुल, कोई और कंट्री नहीं आ सकता। जी बिल्कुल। जो भारत अगर बात की जाए तो रकबे के एतबार से भी बड़ा है, वसाइल भी उनके पास ज़्यादा है। लास्ट जो वॉर हुई उसके अंदर भी यही बात हो रही थी कि वो बहुत बड़ा कंट्री है, और फिर उस वक्त तो एक अजारादारी थी उनकी और उन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ था, फसाद क्रिएट किया हुआ था कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वो हर वक्त तैयार है, और वो सारा का सारा ढह गया। अब इस दफ़ा अगर हम बात करें तो वो कंट्री तो बड़ा है, उनके पास वसाइल भी हमसे ज़्यादा हैं, तो अगर हम नेवी की वसाइल की बात करें तो वो कितने हैं? कोई नई चीज़ें ऐड हुई हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर? उसमें यह है कि हमारे पास जितने भी आजकल वॉर फाइटिंग शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन्स हैं, अभी सबमरीन्स हम और भी ले रहे हैं चाइना से, हमारे पास सारा का सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट है। और हमारी मैन पावर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वेरी वेल ट्रेंड, और हम एक्सरसाइजेस बड़ी रेगुलरली करते हैं। इंटीग्रेशन हमारी बड़ी अच्छी है, स्पेशली एयरफोर्स के साथ। और अगर उस तरह से देखा जाए ना, जो आप बात कर रही हैं कि बड़ा है, डेफिनेटली उनके पास अभी तकरीबन 135 शिप्स हैं, हमारे पास अबाउट 50 शिप्स कह लें आप। और उनके जो अज़ाइम हैं उससे लगता है कि जैसे वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी नहीं करना चाह रहे, बल्कि वो हेजमॉन एक्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें दे इंटेंट के 2035 तक वो 175 शिप्स तक चले जाएँ। दैट्स द ह्यूज नंबर। लेकिन अगर आप वॉर के एंगल से देखें ना, तो इट इज़ नॉट द नंबर्स एक्चुअली, इसमें कैपेबिलिटी की बात भी आ जाती है, इसमें मैन पावर की, इसमें ट्रेनिंग की, और उसमें सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ मैं कहता हूँ कि जैसे अगर आप मई 2025 का जो एपिसोड गुजरा है उसमें जो एयरफोर्स ने परफॉर्मेंस दी है, हाफ द एयरक्राफ्ट, और हमने उनके, अब तो खैर ट्रम्प कह रहे हैं कोई 8 पे चले गए हैं ट्रम्प तो लेकिन विदाउट एनी लॉस ऑन आवर साइड। तो जबकि उनके तकरीबन 75-80 एयरक्राफ्ट थे, हमारे अबाउट 35-40 एयरक्राफ्ट थे, और हाफ का फ़र्क था, और हमने उनके इतने एयरक्राफ्ट, बल्कि कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स था कि हमने उधर जाके रोक दिया। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि
उतना ही करें जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे कभी भी जंगी अज़ाइम नहीं रहे, लेकिन हमारा ये इंश्योर करना होता है कि हम एक एक इंच की हिफाजत करें अपने मुल्क की। इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो उसमें बेशक वो शिप्स जितने मर्जी ले लें या जितनी चीज़ें कर लें, लेकिन जब तक उनकी उस पर ट्रेनिंग नहीं होगी, कैपेबिलिटी भी आ जाए, लेकिन कैपेबिलिटी यूज़ किस तरह करनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम बात करें ब्लू इकोनॉमी की, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि हमारी जो इकोनॉमी है, समंदर से वसाइल निकाले जा सकते हैं, पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है या शायद लोगों को पता नहीं है, और हम उससे उस तरीके से फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे जिसे दूसरे कंट्रीज़ ले सकते हैं? इसमें बेसिकली आप कह लें थोड़ी सी सी ब्लाइंडनेस का फैक्टर आ जाता है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा। इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, वरना समुंदर में बेताशा वसाइल होते हैं, लाइक एक्सप्लोरेशन की जाए, वहाँ पर ऑयल निकल सकता है, वहाँ पर हाइड्रोकार्बन निकल सकता है, वहाँ पर अभी मिनरल्स की बात हो रही है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है। तो देयर इज़ लॉट वन कैन डू जहाँ पर मैरीटाइम की बात आती है। अगर आप मैरीटाइम की बात करें तो तकरीबन आप कह लें पाकिस्तान का 25% हिस्सा जो है वो समुंदर के हिस्सा जो हमारे पास है, वो इतना हिस्सा है बड़ा, और लेकिन यह है कि उस तरफ इतनी तवज्जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। लेकिन अगर उसमें आप देखें तो फिशरीज़ में बड़ा स्कोप है, फ़िश कैच में, फिर उसके बाद हमारा टूरिज़म का बहुत है, ब्यूटीफुल हमारी अब जितनी भी कोस्ट लाइन है, अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो, इट्स अ ब्यूटीफुल कोस्टल हाईवे, कराची से गवादर तक बनी हुई है। आप बिल्कुल कोस्ट के साथ साथ चलते हैं, फिर रास्ते में बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको मनाज़िर देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें सारी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अभी काम की ज़रूरत, काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी टूरिज़म को वहाँ पर एक्सपेंड किया जा सकता है। सारे लोग जब भी छुट्टियाँ होती हैं वो कहते हैं नॉर्दर्न एरिया से आया जाए, लेकिन वो सारा साल खुला होता है कोस्टल एरिया, प्रिस्टाइन बीचेस, ब्यूटीफुल एरियाज, उर्मारा चले जाएं, गवादर चले जाएं, उसमें बहुत सारी जगह आती हैं जहाँ पर आपको मैन मेड नहीं बल्कि नेचुरल आपको इस तरह के डून्स मिलते हैं जो लगता है जैसे किसी ने कार्व किए हुए हों, स्फिंक्स की तरह। सी साइड टूरिज्म जो है, इसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर? इसमें अभी ग्रेजुअली शुरू हुआ है थोड़ा काम, जैसे वहाँ पर अभी रिजॉर्ट्स बनने शुरू हुए हैं और लोगों का अभी ट्रैवलिंग उस साइड पे हुई है शुरू, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अभी पोटेंशियल है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पर कोस्टल टूरिज़म में कि जैसे सी रिजॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं, बीच रिजॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं ऑल अलोंग द कोस्ट। सो इज इट सेफ? इट इज़ सेफ, कोई मसला नहीं फॉर अ लेमैन। जी बिल्कुल, लोग जाते हैं, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। वो एक बना हुआ है ना दिमाग के अंदर के कुछ खास एरियाज हैं जहाँ तक पाकिस्तान में लोग ट्रैवल करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि यार पता नहीं इधर जाएँ ना जाएँ, पता नहीं हम वहाँ रुक सकेंगे या वहाँ पर हमें होटल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नाइट स्टे हो सकता है नहीं हो सकता। नहीं, अब तो ये फैसिलिटीज़ काफ़ी आ गई हैं। अच्छा। उर्मारा में भी हैं, गवादर में भी हैं, गवादर में इवन पीसी बना हुआ है, यानी देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन बिटवीन आल्सो। अच्छा, गवादर के अलावा भी जा सकता है। गवादर के अलावा भी क्या कोई ऐसी पोर्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हो या जो पाकिस्तान उसी तरीके से जैसे गवादर से फ़ायदा उठाया जा रहा है ऐसे उनसे उठाया जा सके पाकिस्तान में? पोटेंशियल है यहाँ पर, पसनी का है और जगहों का है जहाँ पर हम बना सकते हैं पोर्ट्स, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह डेवलप होंगी। अच्छा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो आपने इतना अरसा सर्व किया है नेवी में, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू स्टार्ट, और अब जब आप अपनी सर्विस को ख़त्म कर चुके हैं, सो हाउ इज़ इट गोइंग? मैंने जब ज्वाइन की थी सर्विस तो इसमें बेसिकली शिप्स बड़ा फैसिनेट करते थे, समुंदर बड़ा फैसिनेट करता था, कभी देखा हुआ नहीं था इवन इन इस्लामाबाद। तो जैसे मेरे वाले साहब जो थे वो आर्मी में थे, भाई मेरे एयरफोर्स में थे, तो मैंने कहा मैं दूसरा कोई प्रोफेशन चूज़ करूं, लेकिन वो आर्म फोर्सेस में रहने का था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं नेवी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। और बाय फार आई स्टिल इट्स अ नॉस्टैल्जिया हैविंग स्पेंट सो मच टाइम इन द नेवी। समुंदर के एक अपनी लाइफ है, यानी अगर आप ट्रेनिंग की बात शुरू करें तो जैसे एयरफोर्स में आर्मी में ट्रेनिंग होती है, इसी तरह हमारी नेवल एकेडमी है मनोड़ा में। अच्छा। उसी तरह 2 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद हम फिर शिप्स पे आते हैं, फिर शिप्स पे ट्रेनिंग होती है और कंटिन्यूसली चलता रहता है।
लोनलीनेस, सीक्रेसी, जब आप समंदर पे एक दफ़ा चले जाते हैं तो उसके साथ कैसे कोप किया जाता है? क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो आप अकेले इतना वक्त कहीं गुजार नहीं सकते जहाँ पे बहुत कम लोग हों, बहुत चंद एक लोग हों, वही रोज़ नज़र आ रहे हैं, बाकी सब ब्लू है, तो वो सब कैसे मैनेज किया जाता है? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता है। जैसे एक्सरसाइजेस पे जाते हैं हम काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए, फिर उसके बाद हम गुडविल क्रूजेस पे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और उसमें यह है कि जितने ऑफिसर्स होते हैं, शिप्स कंपनी होती है, सेलर्स होते हैं, उनकी आपस में एक बॉन्डिंग हो जाती है। इट्स लाइक अ टीम। अच्छा। तो वो इतने काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें यह है कि हमारी इंटरेक्शन, गपशप, सब कुछ चलता रहता है, तो कभी फील नहीं होती लोनलीनेस। जब एक अरसे के बाद, जब आप लोग शिप के बाद लैंड को टच करते हैं, कैसी फीलिंग होती है वो? इट्स अ गुड फीलिंग नेचुरली कमिंग बैक टू लैंड। लेकिन उसमें यह है कि जब हम अगर जैसे मानसून के पीरियड में अगर पाकिस्तान की बात करें, अरेबियन सी, इट्स अ वेरी रफ सी जब ऑपरेट करते हैं, यानी 35 डिग्री एंगल तक शिप्स जो हैं वो रोल कर रहे होते हैं या पिचिंग हो रही होती है, तो आप हर वक्त ही इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड के जैसे हर वक्त ही मूवमेंट होती है। जो आपने बात की ना कि जब लैंड पे आते हैं, तो लैंड पे आते हैं तो एक आध दिन तक ना लैंड भी उसी तरह ही हिल रहा होता है जैसे शिप हिल रहा होता है। अच्छा। यानी आपको सेटल होने में भी नहीं है कि आप वापस एक आध ज़मीन दिन, पर आ गए। यानी ज़मीन हिलती भी लग रही होती है जब आप वॉक करें तो बिल्कुल महसूस हो रहा होता है, क्योंकि इतने दिन आप शिप पे जब गुजार लेते हैं, अच्छा। तो वही आपका एक साइकी बनी होती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप उसी तरह ही चल रहे होते हैं जैसे शिप पे चल रहे होते हैं। तो जब आप लोग शिप पर होते हैं तो फैमिली से कैसे कनेक्ट करते थे इतना दूर, और सिग्नल्स का भी जाहिर है, लैंड पर सिग्नल्स कहीं कहीं आना बंद हो जाते हैं, तो शिप इज़ फार अवे फ्रॉम लैंड। इमरजेंसी के सिस्टम्स तो होते हैं कि अगर इमरजेंसी हो, लेकिन वैसे नॉर्मली जैसे कहते हैं ना कि जब समुंदर में एक दफ़ा निकल गए तो यू आर डिसकनेक्टेड, तो यू सेटल डाउन के ठीक है, यू आर नॉट कनेक्टेड एंड दिस इज़ लाइफ। तो वो अपने आप को उस तरह से आप मोल्ड कर लेते हैं कि आपको फिर फील नहीं होता कि आप समंदर में। अच्छा, डिस्कनेक्ट होने की वजह से कोई ऐसा कभी वाक़या आपके साथ पेश आया हो, कुछ कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में आज तक बैठी हुई हो, ताज़ा हो उसी तरीके से जब वो हुआ था? डिस्कनेक्ट की तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन यह है कि जब पोर्ट्स पे जाते थे तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता था। स्पेशली अगर आप बात करें ना, जैसे हम लोग एक दफ़ा मॉरिशस गए। अच्छा। तो वहाँ पर जितने मुसलमान थे, मतलब इन हंड्रेड्स प्रॉब्ली और मे बी प्लस थाउजेंड्स में कह लें। अच्छा। कि वो इतने लोग पोर्ट पे हमें वेलकम करने के लिए जमा हो गए कि एक शिप के ना एक रास्ता होता है कि जिससे आप ज़मीन की तरफ आप जाते हैं, गैंगवे उसे कहते हैं, एक आप लगा देते हैं जैसे ऊपर नीचे। लेकिन वो इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि हमें 2 लगाने पड़े कि एक तरफ से लोग आ रहे थे, शिप पे घूम रहे थे, और दूसरी तरफ से निकल रहे थे, और लंबी क्यूज़ बनी हुई थी जहाँ तक नज़र जा रही थी मिलने के लिए। एंड दे वर इनवाइटिंग फॉर डिनर, फॉर लंच, के उन गपशप हो जाए कि दे वर सेटल्ड देयर सिंस उनके अबाउट पार्टीशन से भी पहले के सेटल थे वहाँ पर। लेकिन वो मुसलमान होने की वजह से भी उनकी एक एसोसिएशन थी कि पाकिस्तान जैसे उनका अपना मुल्क है। दे वर सो हैप्पी। अच्छा, जब इस तरह दूसरे कंट्रीज़ में आप लोग जाते हैं, अब आजकल का सिनारियो थोड़ा डिफरेंट है, आपको पता लग जाता है, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे लाइकिंग है, कहाँ पर नहीं है। लेकिन उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था, जब आप जाते थे तो आपको पता लगता था अच्छा ये लोग पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल, ये सरप्राइज होता है। तो वो कैसा लगता था आपको, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? इट वॉज ऑलवेज वंडरफुल। मतलब नेवी टू नेवी तो हमारी सबसे ही बड़ी अच्छी है कोऑर्डिनेशन, जितनी भी नेवीज़ हैं जिन मुल्कों में भी जाते हैं। लेकिन यह है कि पीपल टू पीपल भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है और बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं जिधर भी जाते हैं। अगर ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक के साथ। अभी अफ़गानिस्तान के साथ बड़े मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान के, और वो लगातार इश्तियार अंगेज़ी उस तरफ से हुए जा रही है, और पाकिस्तान ने बड़ी दफ़ा उसको स्टॉप भी लगाया है, और अभी भी उसके साथ कोप कर रही हैं हमारी फोर्सेस। तो आप क्या समझते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जाएंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के स्पेसिफिकली? आई होप कि डायलॉग से चीज़ें सेटल होनी चाहिए और इंशाल्लाह होंगी। ट्रेड बंद किया है उसका आई वुड से कि मेरे ख्याल में एक तरह से देखा जाए तो वो बेहतर भी है कि जितना स्मगलिंग हो रही थी, जितना अफगान ट्रांस ट्रेड हो रहा था, वही पाकिस्तान में वापस आ जाता था, और वो इकॉनमी जो थी यानी रिटर्न नहीं था, यानी उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं थी जो इस तरह की एक्सपोर्ट्स हो रही थी या
पाकिस्तान वापस आ रहा था, तो स्मगलिंग मेरे ख्याल में इससे रुकेगी, तो हमारी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इकॉनमी बेहतर होगी, बेहतर हो जाएगी इससे। लेकिन यह है कि उनके लिए भी एक लेसन है कि होपफुली दे कम टू टर्म्स, और जो हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं TTP के, TTA के, वो होपफुली सेटल हो जाएंगे विद डायलॉग। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ मसाइल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भारत के साथ भी मसाइल चल रहे हैं, तो हमारे दो इस वक्त हमसाए ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके। तो आप जो मिलिट्री की ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस है उसको किस तरीके से देखते हैं एट दिस टाइम? नहीं, ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस हमारी बहुत अच्छी है, आपस में तीनों फोर्सेस की इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी है। और ये आपने देखा ही होगा कि अभी जो मई में जब हुआ था तो अवाम तो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी। मतलब वो तो यहाँ तक पहुँचे हुए थे कि ड्रोन्स पे जाके खुद शूट करे, आपने देखी होंगी इस तरह के वीडियो क्लिप्स भी। तो वो तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, जब तक अवाम की, गवर्नमेंट की और मिलिट्री की आपस में जब तक कोऑर्डिनेशन है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप ये देखें ना, तो जो वो बात करते हैं ना BJP वाले के जी या मोदी साहब के जी, अभी पॉज है सिंदूर में, और सिंदूर 2.0 अभी होना है। अच्छा, दिस इज व्हाट ही हैड बीन क्लेमिंग। लेकिन अभी आप देखें जो रिसेंट उनके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट एक न्यू दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया। दिस इज एन इंडिकेटर। अगर आप देखें तो पैरेलल में एक इनकी एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड चल रही थी ट्राई सर्विसेज की, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज उन्होंने की, और पैरेलल में बिहार में इलेक्शंस चल रहे थे। अगर आप इन दोनों को कोरिलेट करें तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि अगर ये आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मई 2025 में जो उन्होंने किया था, इट वाज मोर फॉर इलेक्शंस। 2019 में जब पुलवामा में हुए थे, तब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था, लोकसभा का, तब उन्होंने ये किया। अभी जब बिहार के थे तो पहलगाम किया। तो ये एक उन्होंने ना एक वही प्ले बुक है जो बार बार चला रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी आल्सो रियलाइज कि कब तक कैसे चलेगा। इट्स ऑलवेज बिफोर इलेक्शंस। इट्स ऑलवेज बिफोर इलेक्शंस। लेकिन अब आप देखें कि जैसे ही इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस का भी वी कैन डिस्कस कि इलेक्शंस जब हुए हैं उसके बाद जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो दे आर शाय ऑफ टेकिंग पाकिस्तान नेम, क्योंकि दे डोंट वांट टू, उन्हें लेसन्स अच्छे खासे मिल गए थे मई 2025 में। तो आई डोंट थिंक कि दे विल डेयर टू कम अगेन। मई 2025 की जैसे अभी आप बात कर रहे थे, उस वक्त कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनका कोई बहरी बेड़ा कराची पोर्ट की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, और खैर वो तो उन्होंने तो कराची डुबो भी दिया था, और लाहौर के पोर्ट में भी पहुंच गए थे। लाहौर पोर्ट में यही पूछ रहे थे, आपने कभी देखा है लाहौर पोर्ट? इतना अरसा सर्व करने के बाद अगर देखा होता तो आई वुड हैव बीन हियर बिफोर, मच बिफोर, while I was in the Navy। यहाँ पर शिप चला रहे होते लाहौर में। लेकिन उसमें आप देखें ना कि पहलगाम जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने बिहार के लिए इलेक्शंस के लिए एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, और उससे पहले पैरेलल में अभी उन्होंने एक्सरसाइजेज शुरू की, और बार बार वो कभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे जा रहे हैं, कभी नेवल चीफ की स्टेटमेंट आ रही है, कभी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है, ये वो। साथ में उन्होंने एक्सरसाइज भी की, एक्सरसाइज भी उसी के इलेक्शंस के साथ उनकी ट्राई सर्विसेज जो बड़ी लार्ज स्केल एक्सरसाइज थी जो वो करते रहते हैं, वो बिल्कुल उसके साथ ही ख़त्म हुई है। अच्छा, अब आप उससे कोरिलेट करके देखें ना तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज ओन विनिंग इलेक्शंस। अभी वहाँ पर आप देखें उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया, उनको इन्फिल्ट्रेटर्स कह रहे हैं, और उनको पता नहीं किस किस नाम से बुला रहे हैं सोशल मीडिया। अगर आप BJP का देखें, डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, बिल्कुल, मुस्लिम डॉक्टर्स और इस दफ़ा वो टर्की पे नथिंग टू डू विद देम, और टर्की पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टर्की इसमें कहीं से इन्वॉल्व था। यानी अनफॉर्चुनेट है। और उसमें आप देखें तो 17.5 मिलियन 1.7 मिलियन तकरीबन इतने मुसलमानों को वोटर्स लिस्ट से निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। और BJP की, इनकी वैसे तो कोलिशन गवर्नमेंट है वहाँ पर, लेकिन जो BJP की सीट्स थी 101, उसमें से एक भी सीट उन्होंने मुसलमानों को नहीं दी। यानी हिंदुत्व को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि वो सिक्लूशन की तरफ जाते जा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी वो सिक्लूशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरली इट हैज़ एन इफेक्ट। मतलब लोगों को नज़र आ रहा है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं, मुसलमानों को स्पेशली, और बाकी जो अक़लियतें हैं वहाँ पर उनको भी वो इसी तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान इज़ फॉर हिंदूज। Is India is a secular state now? I don't think so.
अगर आप उनका देखें ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो पहला आर्टिकल है, कहते हैं इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पहली लाइन है उनके आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन के। तो भारत का क्या मतलब हुआ? भारत वहीं से इवॉल्व हुआ है ना कि हिंदुओं का ये मुल्क है, और वो तो कहते हैं हिंदुओं के सारे कल्चर सारा कुछ अडॉप्ट करोगे तो यू कैन लिव, अदरवाइज यू कैन नॉट लिव इन। मसाजिद मिस्मार की जा रही है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। अभी एक प्रोपेगेंडा फिल्म भी बन गया ताजमहल के ऊपर, बिल्कुल वहाँ पे भी पहले मंदिर था, ये ना था या एग्जैक्टली ये देखे ना, ये नैरेटिव बिल्डिंग है, ग्रेजुअली वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। उसका कुछ हिस्ट्री में जिक्र नहीं है ताजमहल का, वो तो शाहजहां ने बनवाई थी। वो क्यों कोई मंदिर गिरा के और वहां पर ताजमहल बनाएगा? ताजमहल इज नॉट अ मस्जिद एनी, वैसे भी हम ये भी देखें तो ताजमहल तो मकबरा है ना, उसकी वाइफ के लिए बनवाया था उसने। लेकिन आप वही देखें कि उसको कैसे ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ना, दिस इज फॉल्स प्रोपेगेंडा, नैरेटिव बिल्डिंग कि जी ये शाहजहां का बनाया हुआ है, मुगल दौर का मुसलमान बादशाह ने बनवाया था, तो अब उसके अगेंस्ट ये शुरू किया उन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसमें और हाइप क्रिएट करेंगे। तो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि इस तरह से चेंज द हिस्ट्री। लोगों को रियलाइजेशन होनी चाहिए कि व्हाई दे आर डूइंग दैट। यानी जरूरत क्या? आप तो बल्कि मीडिया से आपको बेहतर पता है कि दिस इज हाउ नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट्स, परसेप्शन क्रिएट करते हैं लोगों के बारे में, फीड कर रहे हैं यंग हिंदुओं में फीड कर रहे हैं कि जी ये तो हमारी जगह थी और यहाँ पर ये मकबरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है अगले इलेक्शंस तक तो थोड़ा सा सुकून रहेगा। वो भी असम में और ये वेस्ट बंगाल वगैरह में होने हैं। 2026 में स्टेट इलेक्शंस हैं, तो फिर देखते हैं कि उससे पहले कुछ हो सकता है। वो कुछ, क्योंकि हर दफा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तुर्की को भी बीच में घसीटा जा रहा है। वो भी कहेगा मैं ना लेन में देने, मुझे किधर बीच में घसीट। अच्छा, मैरीटाइम एक्सपो जो पाकिस्तान में होती है, लास्ट भी जो हुई है, बिल्कुल, उसकी क्या फ़ायदियत होती है? उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? क्यों की जाती है? इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैरीटाइम अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोगों को पता चलता है कि मैरीटाइम फील्ड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं। उसमें जैसे एक्सपो में काफ़ी सारे मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें नई जो इसमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हैं उनको वो लेके आते हैं, वहाँ पर आपस में बिजनेस उनकी डील्स होती हैं, और उससे यह है कि लोगों को पता चलता है कि मैरीटाइम फील्ड भी एक है, आम आवाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनको पता चलता है कि इसमें भी बड़ा कुछ किया जा सकता है मैरीटाइम की फील्ड में। अच्छा, अगर हम बात करें सी इकोनॉमी की बात करें तो टूरिज़्म भी एक उसके अंदर चैप्टर आता है। तो अगर हम समंदर के हवाले से टूरिज़्म की बात करें तो हम देखते हैं कि बाकी ममालिक में क्रूज़ शिप्स चलते हैं, पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है। पहले फिर भी समुद्री सफ़र होता था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है ये, और एयर फेयर्स भी बड़े महंगे हो गए हैं। तो इस हवाले से कोई पोटेंशियल मौजूद है? मैरीटाइम मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, वो इस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ी है, और अभी होपफुली सुनने में आ रहा है कि अभी ये क्रूज़ शिप्स का शुरू कर रहे हैं, यहाँ से गवादर कराची से, और फिर वहाँ से आगे चाबहार तक। बिल्कुल, मे बी आगे चल के दुबई भी उसमें ऐड हो जाए। तो इस तरह से अभी शुरू तो करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह देखें। पहले तो लोग हज और उम्रे पे भी जाते थे समुद्री रास्तों से, वो तो इकोनॉमिकल बड़ा पड़ता था ना, और लेकिन उस ज़माने में लोग सफ़र भी इतना कर लेते थे। लेकिन अब तो ये है कि वो टेक्नोलॉजी आ गई, एयरक्राफ्ट आ गए, टाइम की कमी है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स आ गए, तो अब तो इट्स मोस्टली बाय एयर। अच्छा, जो लोग अभी भी समंदर से सफ़र करते हैं, तो वो पायरेट्स का एक, वो हम मूवीज़ में देखते हैं कि वो भी एक फैक्टर है जो मौजूद है। तो डू पायरेट्स एग्जिस्ट? क्या वो होते हैं? क्या समुद्री सफ़र उतना ही सेफ होता है? दे डू। जैसे ये सोमालिया वगैरह की तरफ काफ़ी पायरेसी थी, जिसमें हमारे कोलिजन टास्क फोर्सेज हैं, जिसमें हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि कमांड भी किया हमने 11 दफ़ा मेरे ख्याल में। अच्छा, कोलिजन टास्क फोर्स की बेस्ड इन बहरीन, और ये पायरेट्स के अगेंस्ट ही हम ऑपरेट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कोस्ट पे इट इज़ सेफ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान नेवी विजिलेंस रखते हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हर वक्त खुली रहती हैं। इस तरह के वाक़यात हमारी कोस्ट लाइन पे बिल्कुल भी नहीं होते। फिर हमारी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, अच्छा, दैट इज़ मेनली ऑपरेटेड बाय नेवी, और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा
मेक श्योर करते हैं, विजिलेंट होते हैं कि कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो। यानी आप कह लें कि पायरेसी होगी, स्मगलिंग होगी, इन चीज़ों को बहुत हद तक हमने चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपने इतना अरसा शिप्स पे सर्व किया है, तो इस दौरान कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो, कोई इस किस्म के पायरेसी वाला वाक़या पेश आया हो जिसके साथ आप लोगों ने कोप किया हो? पायरेसी वाला तो नहीं आया, लेकिन इस तरह की आप कह लें कि सस्पिशियस बोट्स को अच्छा। चेक रखना, इस तरह के काम तो करते रहे हैं। तो मैं इसमें आई वाज लकी, मैंने राजशाही कमांड की है, PNS राजशाही, इट्स अ गन बोट। अच्छा। और इसकी भी पूरी एक हिस्ट्री है। यानी आप देखें कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो 71 में जब डिबेकल हुआ था, तो राजशाही के जो CO थे और ऑफिसर्स थे और जो सेलर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमने सरेंडर नहीं करना। और डिस्पाइट के वहाँ पर बॉम्बिंग्स हो रही थी इंडियंस की तरफ से, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन राजशाही छोटी सी बोट थी, गन बोट, लेकिन उसको लेके ये लोग वहाँ से निकल गए। डिस्पाइट काफ़ी अटैक्स उनके पास हुए, उनके ऊपर हुए, एयर अटैक्स हुए, लेकिन वो सेफली वहाँ से निकाल के ले आए। और वो फिर बोट 71 में 64 में कमीशन हुई थी। अच्छा। ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त, और फिर 71 में वो पाकिस्तान आ गई और अभी तक ऑपरेट कर रही है। अच्छा, और काम भी कर रही है। और मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैंने उसकी कमांड की फिर बाद में आगे चल के। अच्छा, बिल्कुल। सो हाउ वाज द फीलिंग? मतलब एक एसोसिएट हो गया ना एक वाकया उस बोट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने उसकी कमांड संभाली, तो कैसा महसूस किया आपने उस वक्त? इट वाज वंडरफुल। मतलब एक होता है ना, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस तरह की बोट भी कमांड की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फैसल शबीर साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो व्यूअर्स, दिस इज इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।